Welcome students. Now we are going to discuss Federalism, that is chapter 2 of class 10. देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आया, फेडरलिज्म है क्या? फेडरलिज्म है क्या? फेडरलिज्म मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. देखो इंडिया में जैसा है, एक सेंट्रल अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट है और कितना सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप से इसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन करता है. सो जो कंट्री जहाँ पे ऐसा कुछ सेटअप है जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और नंबर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, उसी कंट्री को हम लोग फेडरल कंट्री कहेंगे. और उसका जो गवर्नमेंटल सिस्टम है इसको हम लोग फेडरलिज्म कहेंगे. तो फेडरलिज्म का कुछ फीचर्स हम लोग देख सकते हैं. पहला जो है, फेडरलिज्म में फर्स्ट जो सिनारियो हमारे बीच में आया, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. दैट इज, मैंने अभी बताया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और दूसरा प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट होगा. यहाँ पे क्या है, हर एक गवर्नमेंट का अपने आप कितना काम कर सकते हैं, मतलब जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाइक है. वहाँ पे टैक्सेशन कितना लेना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, ये सब कुछ अपने आप को मतलब सही ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन ने तय कर दिया. वहाँ पे एक लेवल का जो गवर्नमेंट है दूसरे लेवल के गवर्नमेंट में अपने आप कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है. मतलब जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया कि ऐसा ऐसा तुम्हें करना है और वहाँ पे नहीं जाना है, उसी गवर्नमेंट को ऐसा ही करना होगा, उसके आगे नहीं जा सकता. फिर वहाँ पे क्या है, जो फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. देखो इसमें क्या है, फंडामेंटल प्रोविजंस जो है, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो हमें इसके ऊपर लॉ बना दे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता. सो यहाँ पे जो फंडामेंटल प्रोविजंस जो है, वहाँ पे अगर लॉ को चेंज करना है तो सेंट्रल और स्टेट दोनों का कंसेंट चाहिए. सबसे बड़ा है यहाँ पे कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी द एपेक्स कोर्ट और हाईएस्ट कोर्ट. इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आया, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे एपेक्स कोर्ट. या तो फिर मान लो कोई स्टेट वर्सेस स्टेट, या तो फिर ए फ्यू स्टेट्स वर्सेस ए फ्यू स्टेट्स, या तो फिर ए फ्यू स्टेट्स वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा. और क्या है, इस फेडरल सेटअप जो हम लोग इंट्रोड्यूस किया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो बिल्कुल साफ है. फर्स्ट जो है, टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री. हमें कंट्री का जो यूनिटी इंटीग्रिटी है इसको सेफगार्ड करना है और प्रोमोट करना है. इसके साथ एकोमोडेट रीजियोनल डाइवर्सिटीज. यहाँ पे देखो बंगालीस है, मराठी है, तमिल है, गुजरात है, कन्नड़ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. प्लेंटी ऑफ डाइवर्सिटीज आर देयर, बट we have to accommodate all the people, all the diversities within a single framework. So this is the basic features of federalism. Now the question arises, as per the constitution power is divided, entire power, responsibility, authority सब कुछ डिवाइड है. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको हम लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा ही पावर देते हैं. क्यों? क्योंकि इनका जो सब्जेक्ट है नेशनल इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है. मतलब मान लो डिफेंस, फिनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ऐसा ऐसा कुछ है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से डिसीजन लेता है. और दूसरा जो है स्टेट का डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है,
प्रोविंस को पावर दे दिया। लेकिन बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दे आर टोटली इंडिपेंडेंट एंड फ्री। इट इज नॉट दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज totally depend upon central government. No, it is not. Rather, both the government can exercise their power independently. Now, you can find there are two types of federalism. First one is coming together federalism, second one is holding together federalism. लेकिन ये चीज है क्या? देखो, coming together मतलब ऐसा सोच लो, यहाँ पे कुछ स्टेट्स पहले से ही है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे कुछ स्टेट है। ये सब लोग ने डिसाइड किया ये हम लोगों का जो थोड़ा छोटा छोटा आइडेंटिटी है हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे, लेकिन हमारा जो एग्जिस्टेंस है ये ठीक रहेगा, लेकिन हमारा आइडेंटिटी स्टॉप करके हम लोग एक बड़ा सा आइडेंटिटी बना लेंगे। So, whenever smaller states come together with their own and form a bigger unit, this is called coming together federation. देखो यूएसए में 50 स्टेट्स था, यहाँ पे 50 स्टेट्स था, एक साथ आ गए। ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड में भी ऐसा कुछ है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा कुछ है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर मतलब एक बड़ा स्टेट जो है इसको हम लोग थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे। मान लो ये एक इंडिया हो गया, ये इंडिया को पहले इंडिपेंडेंट के बाद हम लोग ऐसा कुछ डिवीजन कर लिया, हर एक सेगमेंट एक एक स्टेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा ऐसा करके 12 मान लो ऐसा कुछ। सो एक बड़ा स्टेट पहले क्रिएट हुआ, उसके बाद इन ऑर्डर टू एंश्योर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस वी आर मेकिंग अ सेपरेट आइडेंटिटी। दिस इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। दिस कैन बी सीन इन इंडिया, स्पेन, बेल्जियम लाइक दिस। व्हाई इट इज सो? बिकॉज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कैन एंश्योर the regional identity as well as can fulfill the needs as a whole. Now we can make a difference between coming together and holding together federation. What are these? देखो coming together में क्या है, states जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स पहले था, अभी इन लोगों को इक्वल पावर हो गया, पावर आर इक्वल एंड ऐसा कुछ नहीं सेंट्रल स्ट्रांग होगा। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टेंड टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट्स, इसका पावर बहुत ज़्यादा रहता है। फिर क्या है, कमिंग टुगेदर में बाय पूलिंग सॉवरेंटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। मैंने अभी अभी बताया था कि छोटा छोटा जो स्टेट्स था उन लोगों का आइडेंटिटी रह गया, उसके बाद ये लोग एक बड़ा सा आइडेंटिटी बना लिया। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या है, इस फेडरेशन में हर एक स्टेट्स को इक्वल पावर मिलता है। ऐसा नहीं सम स्टेट्स को बहुत बड़ा बना दिया, उसका पावर बहुत ज़्यादा दिया, ऐसा नहीं। और इसका जो एग्जाम्पल्स है मैंने तुमको अभी अभी बताया। नाउ कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स, हाउ कैन वी से इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, और इन अदर वर्ड्स व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। देखो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट आर्टिकल 1 में कुछ अलग से बताया। आर्टिकल 1 में क्या बताया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ऐसा कुछ लिखा नहीं कि इंडिया इज ए फेडरल स्टेट, बट फर्स्ट आर्टिकल स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स।
Thus, it reflects that we have to maintain our unity with all the states. So, it is the prime or base for stating India being a federal country. Now, the second thing is that every state and the country are free, every state as well as the entire nation are free to make their own decision irrespective of their central revenue policies etc etc. मतलब सेंट्रल से जितना सारा रेवेन्यू आता है हम लोगों को, इसके अलग से हम लोग दूसरा कोई पॉलिसी भी बना सकते हैं. थर्ड पॉइंट जो है मैंने अभी बताया. नेक्स्ट जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दैट इज लेजिस्लेटिव पावर between union and the state government, and the state government legislative power between the union government and the state governments. So थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. कैसे? लेजिस्लेचर जो है, लॉ मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है, थ्री लिस्ट में हम लोग डिवाइड किया. एक तो है यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट. ये यूनियन लिस्ट में जो है, इसमें द सब्जेक्ट इंक्लूडेड द नेशनल इंपॉर्टेंस, सब्जेक्ट इंक्लूडेड नेशनल इंपॉर्टेंस. व्हाट आर दिस? से फॉर डिफेंस इट इज द मोस्ट वाइटल थिंग. नेक्स्ट थिंग इज फॉरेन अफेयर्स ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, communication, currency, all these subjects are very much important and national importance. That is why all these things has incorporated under union list. Next thing is state list. State list में क्या क्या दिया? लोकल इम्पोर्टेंस जो है इसको हम लोग यहाँ पे दे दिया. क्या क्या है? पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ऐसा ऐसा जो कुछ है, मतलब स्टेट का इम्पोर्टेंट और लोकल इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट थिंग इज कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब both central and state government are equally empowered, but if there is any conflict between central and state government regarding any concurrent list, then the decision of the central government will be the final one. इस लिस्ट में क्या क्या आता है? देखो, फर्स्ट जो है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, all these things come under concurrent list. देखो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ने इंट्रोड्यूस किया था, उस टाइम इन लोगों को पता था आज जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहा है, आगे जाके बहुत सारा ऐसा कुछ आएगा जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है. तो उन्होंने ऐसा एक प्रोविजन बना दिया. उसमें क्या बोला? उसमें बताया गया कि अगर ऐसा कुछ सब्जेक्ट्स आ गया जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, उसका पावर जाएगा डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में. 1950 में कंप्यूटर रिलेटेड ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अभी कंप्यूटर आ गया और बहुत सारा चीज आ गया जो कि मतलब उस टाइम नहीं था. All these are coming under the hands of central government, and these subjects are called residuary subjects. Residuary subjects. ठीक है. अब देखो, रोल ऑफ जुडिशियरी इन फेडरेशन. मैंने पहले ही बताया कि देखो यहाँ पे फेडरलिज्म चलाने के लिए जुडिशियरी बहुत इंपॉर्टेंट है. जुडिशियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली द कंट्रीज लाइक इंडिया. व्हाई? बिकॉज इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, देन द इशू मस्ट हैव टू बी taken by the Supreme Court, and the decision of the Supreme Court will be the final one. This is the basic practices of judiciary as well as federation. Now, considering all these factors, the question arises, इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है?
हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड पर्टिकुलरली इन इंडिया। देखो, इंडिया में फेडरेशन चलाने के लिए इन लोगों ने 3 मेजर वेज बताया। क्या क्या? पहला जो है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब हमारा जो स्टेट्स बना हुआ है पंजाब, हरियाणा, ऐसा ऐसा, टोटली बेस्ड अपॉन लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट अटेंशन दिया गया लैंग्वेज पॉलिसी, व्हाट शुड बी द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड थर्ड थिंग इज रिस्ट्रक्चरिंग सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। These are the 3 ways by which federalism is practiced in India. देखो, फेडरलिज्म को सक्सेस बनाने के लिए हमें कुछ चीज चेंज करना होगा। पर्टिकुलरली इंडिया में डेमोक्रेटिक पॉलिसी हम लोग चलाते हैं, और डेमोक्रेसी इज द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। क्यों? ताकि डाइवर्सिफाइड कंट्रीज कैन कम टुगेदर, लिव टुगेदर एंड बिकम a shared idea in our country. So democracy में मतलब democracy is the way for establishing federalism, and democracy should be considered as the spirit of federalism. Clear? Now ये जो 3 पॉलिसीज हम लोग बताए, फर्स्ट जो है लिंग्विस्टिक पॉलिसी। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि मतलब चेयरमैन था, स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन का चेयरमैन था, उन्होंने सोचा कि जब स्टेट को डिवीजन करना है, मतलब यूपी, हरियाणा, पंजाब, बंगाल, बिहार, लाइक दिस, वी हैव टू पे अटेंशन ऑन लैंग्वेज बेसिस। द एरियाज whatever the people are residing and using the common language, in that way we have to form the state. Apart from this, linguistic policy is not the only basis. Few states have created later on, like Nagaland, Uttarakhand, Jharkhand. These are the states which are not created on the basis of language. Some other differences based on culture, ethnicity और geography, इसके हिसाब से ये states को हम लोग बनाए हैं। नेक्स्ट थिंग इज लैंग्वेज पॉलिसी। देखो, हमारे इंडिया में 8 शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, 8 शेड्यूल, वहां पे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईसी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 22 लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का मर्यादा दिया गया है। और इंडिया में लास्ट सेंसस मतलब 2011 में जो सेंसस हुआ, वहां पे देखा कि मोर देन 121 लैंग्वेजेस आर देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अनकाउंटेबल सब लैंग्वेजेस आर देयर। But considering variety of forces and factors, our constitution have considered at present 22 languages as the national language. Next thing is restructuring central state relationship. इसका मतलब क्या है? Why the question arising restructuring? Because we are paying attention towards restructuring. The very word, why restructuring? Because earlier central government prevailed more power, more pressure over the states. That's why states government जो है फील करा कि हम लोग सबऑर्डिनेट है सेंट्रल का, इसीलिए in order to enhance or enshrine the spirit of federalism, we need to pay attention towards restructuring of central state relationship. ठीक है, इसमें क्या गया, यहाँ पे बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज करते हुए बहुत सारे गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया। मतलब दोज हु आर पॉलिटिकली राइवल, स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टी है अपार्ट मतलब ऑपोजिट टू दैट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं इशू लेके हमको उन लोगों को ड्रॉप करना होगा। बट दिस इज अल्टीमेटली
अंडरमाइंड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो सेंट्रल में कांग्रेस है और दूसरे जगह में दूसरा कोई पार्टी है। कांग्रेस ने सोचा हमारे पार्टी तो स्टेट में नहीं है, चलो ठीक है वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको हटा देते हैं। ऐसा ऐसा कुछ ब्लेम दे दिया, गवर्नमेंट खत्म, फ्रेश इलेक्शन आ गया। बट दिस शुड नॉट बी डन एंड इट मे अंडरमाइन और हैम्पर द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। But in order to avoid this problem, we faced unwanted situation after 1990s, क्योंकि within 2 years 4 government formed and India witnessed 4 elections, because no single party during that time was in position to form the government unitedly. That's why they started to get the support of regional political parties, and in that way they formed coalition government. Now the question arises, what is coalition government? The question arises, coalition government है क्या? देखो जब भी मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी, जहां पे सेंट्रल हो या स्टेट हो, मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी come together and form the government, this is called coalition government. ये 2 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, whatever it may be the number, but whenever more than one political parties come together, it is called coalition government. And since 1990, India is witnessing the era of coalition government. So फेडरलिज्म में क्या है, पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है ताकि स्टेट्स जो है सही ढंग से इफेक्टिवली काम कर सके। ये जो पिक्चर है देखो, मिसेस इंदिरा गांधी, ही इज the prime minister of central government during that time, and he has a bucket with plenty of powers, and these are the state chief ministers. They are seeking some power, some authority, some money like this in a queue. So this should not be the real picture of federalism. Both the state government as well as the central government should go hand in hand, because our ultimate or prime objective is to ensure the welfare of the people. ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज है, मैंने अभी अभी बताया इंडिया में बहुत सारा लैंग्वेजेस है। तो इन्होंने क्या किया, लास्ट सेंसस में 2011 सेंसस में देखा कि 121 मेजर लैंग्वेजेस है। इस मेजर में बहुत सारा माइनर्स भी है। तो क्या क्या, कुछ माइनर को लेके एक बड़ा वाला ग्रुप बना दिया। देखो इस डायग्राम में देखो, येलो कलर जो है ये पूरा का पूरा हिंदी, लेकिन इतना सारा हिंदी तो है नहीं। पंजाबी है, हरियाणा है, यूपी है, गुजरात है, सॉरी राजस्थान है, बिहार है, यूपी, ऐसा ऐसा स्टेट्स है। हर एक जगह में मतलब ओनली हिंदी लैंग्वेज इज देयर मदर लैंग्वेज, नो इट इज़ नॉट। यहाँ पे बिहार में भोजपुरी भी है और कई सारा मैथिली भी है, बहुत सारा लैंग्वेजेस है, लेकिन इन सबको हम लोग एक ग्रुप में बना दिया, ये सब हिंदी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। सिमिलरली अदर नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो है वो भी बहुत सारा है। सो इसीलिए इन आवर डाइवर्सिफाइड कंट्रीज वी हैव इंश्योर्ड 22 लैंग्वेज एज आवर नेशनल लैंग्वेज, which is reflected in Indian Constitution in 8th schedule. Okay, now the question arises, in our federal structure we have brought about some major changes by means of decentralization of India. Now the question arises, what is decentralization? Very simple, very simple. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को बांट दो।
देखो एक आदमी को मतलब 10 वर्क्स करना है, ये सही ढंग से सही टाइम में नहीं होगा, सही तरीका से भी नहीं होगा, लेकिन 10 आदमी को 10 काम दे दो राइट टाइम में विथ फुल अटेंशन, सभी काम हो जाएगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब एंटायर पावर शुड बी कॉन्फाइंड विद इन अ सिंगल हैंड, बट इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पावर को बांट दो, क्योंकि हमारा बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है कि आदमी को मतलब देश की जनता को हित करना है। इसीलिए गवर्नमेंट अगर ज़्यादा लेवल में रहे तो पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा। इसीलिए हम लोग क्या किया, अंडर द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वी हैव डिवाइडेड द एंटायर पावर इनटू 3 ग्रुप्स। वन इज नेशनल गवर्नमेंट, नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड वन इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। The power is distributed. Now, the question arises, what is the importance of decentralization of power? जितना सारा आदमी को हम लोग पावर दे सकेंगे, इसके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट जो है ये पावर शेयर कर लेगा, हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा काम करने के लिए, बहुत सारा आदमी इसमें आ सकता है काम करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज लार्ज प्रॉब्लम्स कैन बी सेटल्ड एट द लोकल लेवल। जितना सारा प्रॉब्लम्स है लोकल लेवल में सब कुछ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज द पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ देयर ओन प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटी। लोकल एरिया में जितना सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है बाहर वाले उसको सॉल्व नहीं कर सकता। देखो अगर तुम यूपी में हो, केरल में एक प्रॉब्लम आया, तुम जाके वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोज पीपल सिटिंग इन द केरल, they have to solve their problem because they are well aware about their existing socio-economic problem and what is the real problem arise and what is the solution. They are very much well aware. That's why we need to engage the local people to solve their own problem. And decentralization is primarily giving attention to encompass as much as possible people in the decision making process. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारा आदमी, इतना सारा आदमी इकट्ठे बैठे हुए हैं और ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं इनका लोकल प्रॉब्लम का, और इसी डिस्कशन से इसका हल निकल आएगा। सो द क्वेश्चन अराइज, इंडिया ने सोचा कि डिसेंट्रलाइज हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, बट व्हाई? What is the motive for introducing decentralization? Plenty of motives were there. First thing is, large problems and issues can be settled in its best manner at the local level. Next thing is, people have better knowledge of their own locality. अभी भी मैंने बताया। Next thing is, they can easily understand how much money they need and in what way it has to use, so that we can get effective and maximum possible benefit with this money. Next thing is, if we can involve the ordinary people or local people directly in the decision making process, then they will frame a best policy for themselves, and it can develop a good habit in our democracy, because democracy deserves more participation of the people, which can ultimately ensure better government. देखो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का माने हम लोग बात कर रहे हैं, 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट निकल आया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया कि अभी
रेगुलर इलेक्शन करना है हमें, रेगुलर इलेक्शन मतलब डेली नहीं, से एवरी आफ्टर 5 years, after 5 years we have to conduct election. Next thing is all the seats shall be distributed not only the privileged persons but also it has to include scheduled caste or SC, ST, OBC like these people. Apart from this 1/3 एक तिहाई की सीट मतलब वुमेन के लिए भी रिजर्व रहेगा। ये हर एक ग्रुप में मतलब एससी में भी, एसटी में भी, ओबीसी में भी हर एक सीट में मतलब 1/3 सीट मस्ट हैव टू बी रिजर्व फॉर वुमेन कैटेगरी so that they can come forward and involve in the decision making process. इसके आगे इन्होंने बताया कि एक स्टेट मशीनरी होना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा पंचायत इलेक्शन और म्यूनिसिपल इलेक्शन करने के लिए। दिस इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट and the state government must have to share their power and revenue so that they can conduct the election in their own way. These are the prime major steps taken in the process of decentralization which is introduced in 1992. समझ में आया? अब देखो 1992 में मैंने अभी बताया कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अंदर हम लोग देखा पीआरआई मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसको तुम लोगों को आईएएस सिविल सर्विस में इसको बहुत से ठीक से पढ़ना होगा। यहाँ पे देखो पीआरआई में एक न्यू कॉन्सेप्ट आया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसमें हम लोग ने देखा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो गवर्नमेंट है इसे कहते हैं जिला परिषद, ब्लॉक लेवल में पंचायत समिति और विलेज लेवल में ग्राम पंचायत। यहाँ पे कैसे आदमी आता है देखो बिल्कुल नीचे ग्राम सभा एज द एंटायरिटी ऑफ द विलेज पॉपुलेशन, मतलब एक गांव में जितना सारा एडल्ट पीपल है सभी पीपल एक ग्राम सभा का मेंबर है। इन्होंने इलेक्ट करता है किसको, ग्राम पंचायत में कौन जाएगा, पंचायत समिति में कौन जाएगा और जिला परिषद में कौन जाएगा, ऐसे ऐसे करके। और हर एक पंचायत समिति जो है इसका जो पंच है मतलब सरपंच बाय डिफॉल्ट ही वुड बी द मेंबर ऑफ जिला परिषद, और हर एक ग्राम पंचायत का जब सरपंच है by default he will be the member of panchayat samiti. So in that way PRI will form and function. Now the question is what are the importance of PRI? देखो the basic objective is to strengthen the foundation of Indian democracy. Mind it, to strengthen the foundation of Indian democracy. Next thing, it ensures the representation of scheduled caste, scheduled tribe, OBCs and women. Next thing is ग्राम पंचायत मेंटेन्स उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे लाइक वाटर, विलेज वेल और टैंक्स और पंप्स और स्ट्रीट लाइटनिंग और ड्रेनेज सिस्टम, ऑल दिस थिंग्स ग्राम पंचायत अपने आप इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। और ये जो पीआरआई का कॉन्सेप्ट है दिस इज द प्राइम कॉन्सेप्ट ऑफ एम के गांधी बापूजी। उन्होंने सबसे पहले बताया था ग्राम स्वराज, विलेज सेल्फ गवर्नेंस इज द प्राइम थ्रस्ट फॉर इंडिया इन ऑर्डर टू एनहेंस द विलेज पीपल, in order to make India in a good and proper way. And this concept has been executed through the Act of 1992 through 73rd and 74th Amendment Act. ठीक है, अब देखो पीआरआई में जो लोएस्ट
और ग्रेसरूट लेवल में है उसको कहते हैं हम लोग ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है एंड दिस पर्सन प्लेस अ वाइटल रोल फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज। किसके तरफ? मतलब हेल्थ, वेलबींग ऑफ द रूरल पीपल, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ऑल दिस थिंग्स आर लुक्ड आफ्टर बाय द सरपंच। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज ऑल्सो लुक्ड आफ्टर बाय द सरपंच। ये काम कैसे करेगा? लेवी कलेक्शन होता है, लोकल टैक्सेस कलेक्शन होता है, इसका ये भी सरपंच के जरिए ऐसा कुछ होता है। नाउ काम करने के लिए जो पैसा चाहिए, ग्राम पंचायत को काम करने के लिए जो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आता है? इनकम। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत? बहुत सारा टैक्सेस है, टैक्सेस ऑन डिफरेंट नेम्स। देखो गांव में अगर कुछ फेयर हो जाए उसके ऊपर से टैक्स लेता है, लाइट देने के लिए टैक्स चाहिए, वाटर का टैक्स चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए टैक्स चाहिए, लाइसेंस फीस के लिए टैक्स चाहिए। ऐसा ऐसा बहुत सारा सोर्सेस है जिसको ग्राम पंचायत का फायदा मिलता है। अब देखो मिडिल वाला जो है इसे कहते हैं ब्लॉक समिति या तो फिर पंचायत समिति। ब्लॉक समिति या तो फिर पंचायत समिति। ये जो पंचायत समिति है बीच का, एट द टॉप यू कैन फाइंड जिला परिषद एंड एंड में ग्राम पंचायत जीपी, और बीच का जो है ब्लॉक समिति और पंचायत समिति। हर एक जिला परिषद के अंदर मिनिमम 6 to 10 पंचायत समिति रहता है। हर एक पंचायत समिति के अंदर कम से कम 10 जीपी रहता है। ऐसा ऐसा पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ये पंचायत समिति का काम क्या है? पंचायत समिति का बेसिक फंक्शंस जो है टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द विलेज पंचायत। विलेज पंचायत कैसे काम कर रहा है, काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, इसका सुपरवाइज करना है। इसके आगे गवर्नमेंट का जो फंड आता है इसको फंड भी देता है, इसके अंदर जितना सारा जीपीस है। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट पार्टिसिपेट करता है। और इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इसको भी टैक्सेस चाहिए, बहुत सारा टैक्सेस है, या तो फिर गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत ग्रांट इन एड में कुछ आता है, कुछ लोन भी लेता है स्टेट गवर्नमेंट से, और जिला परिषद इनको पैसा देता है। इसके हिसाब से इनको ये चलता है। और लास्ट बट टॉप मोस्ट थिंग इज दैट जिला परिषद, इसका जो मेंबर है 10 से 25 मेंबर यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट होता है। इसका इलेक्ट होने का एक प्रोविजन है, मतलब हर एक 50,000 वोटर के लिए एक आदमी रिप्रेजेंटेटिव होगा। 50,000 के लिए एक आदमी। और इसका जो चेयरपर्सन है, मतलब पंचायत समिति का जो चेयरपर्सन है, दे आर डायरेक्टली बिकम द मेंबर ऑफ जिला परिषद। ठीक है। अब देखो जिला परिषद का काम क्या है। इसके नीचे जो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो है, इसको असिस्ट करना है। ये हर एक बॉडी को असिस्ट करना है और लुकिंग आफ्टर करना है कैसे काम कर रहा है। एंड इसका जो इट ओवरलुक्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 ईयर प्लान। गवर्नमेंट का जो 5 ईयर प्लान होता है, ये 5 ईयर प्लान कैसे इम्प्लीमेंट करना है गांव में या तो फिर कहीं भी इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इसको जिला परिषद ने इसको काम करता है। जिला परिषद का मतलब व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ जिला परिषद। देखो इन्होंने भी कुछ तरीका बता लिया, मतलब लाइसेंस फीस, लैंड रेवेन्यू, प्रॉपर्टी रेवेन्यू। इसके आगे ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड देम grants, both the central and state government provide them grant, and this is the prime source of Jila Parishad.
ठीक है, क्लियर। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, क्लियर हो गया। अब देखो गांव से अगर टाउन में आ जाए, अर्बन लोकल बॉडीज, यहाँ पे छोटा अगर टाउन है तो उसको कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी, उसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी, और जो बड़ा वाला है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फंक्शंस आर सेम। म्यूनिसिपैलिटी का जो हेड है उसे कहते हैं चेयरमैन, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसको हेड को कहते हैं मेयर। इसका फंक्शन क्या क्या है? म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का फंक्शन ऑलमोस्ट सिनोनिमस। पब्लिक हेल्थ, welfare of the people, regulatory functions they have to perform, public facilities they have to provide, public infrastructural work and development activities. These are the broad classification of the functions of urban local self government. ये अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आता है? काम करने के लिए तो पैसा चाहिए। The source of income must be comes from water supply bill, property tax, rent from markets, houses, plazas, taxes from commercial vehicles and grants provided by the respective state governments. These are the prime sources of income of urban local bodies, because whenever a government is supposed to perform some work, they need some money. At this, first of all, they have to look into what are the prime sources of their income, and accordingly they can perform their duties. Now, ये जो अर्बन एरिया जो है, ये देखो फ्लड आ गया, इसे ये किसको ठीक करना है? अर्बन लोकल बॉडी, म्यूनिसिपल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ठीक करना है। लेकिन यहाँ पे कितना सारा पानी आ गया, कोई भी नहीं है निकलने के लिए। देखो इनको क्या क्या काम करना है, पहले देखो इसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन, इसको स्कूल, प्री स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम इसको ठीक तरीके से बनाना है। फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाना है, स्ट्रीट लाइट करना है, रोड क्लीनिंग करना है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है। दीज आर द इम्पोर्टेंट डे टू डे इश्यूज। अपार्ट फ्रॉम दिस, some basic facilities they have to provide. What are these? Good road condition, transportation, electricity in the road, sewage disposal, disposal of wastes are the prime function of these urban bodies. इसके अलावा अगर इसके पास पैसा है, कुछ अलग काम भी कर सकता है, मतलब पार्क बनाना है, स्पोर्ट्स के लिए कुछ इक्विपमेंट्स, या तो फिर एंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह बना लिया, ऐसा ऐसा काम ये लोग कर सकते हैं। सो दीज आर द प्राइम फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। सो पहले हम लोग रूरल में देखा, फिर अर्बन में देखा। सो डिसेंट्रलाइजेशन जो हम लोगों ने किया था, इसका जो मतलब है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब बाय इनकॉर्पोरेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द डिसीजन मेकिंग एज वेल एज policy execution, so that democracy can enshrine properly by ensuring the involvement of maximum number of people. ठीक है। अब देखो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो आया, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड मोस्ट वाइटल थिंग इज दैट टू डिपेंड डेमोक्रेसी। डिपेंड डेमोक्रेसी मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ बहुत इसको ऊपर कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारे सोसाइटी का जो 50% पॉपुलेशन है वोमेन रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया, एंड इट एनश्राइन द वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी। और क्या है? अगर इलेक्शन रेगुलर बेसिस से हेल्ड हुआ, तब क्या होगा? आदमी को लगे कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, दे मस्ट बी अकाउंटेबल, अदरवाइज वी शैल हैव द अपॉर्चुनिटी टू out these people or oust this representative, and in the next election we shall bring about other people. So these are the prime objective
for the decentralization and to change the federal structure. Earlier it was in 2 phases, but now it is in 3 tiers, 2 tier to 3 tier, and the basic objective is to maintain a quality services among the people. So this is the main concept of this chapter, and if you find sufficient for yourself, it's okay, but if you need to get some PDF notes, or if you have any questions, you can write down to me, and my Instagram address and WhatsApp link I have also given in my description box. And if you find it good for you, then please subscribe my channel and share it among your friends. Thank you.